हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट पर, जिसका नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन यानी पादप प्रजनन। उसमें भी हम चैप्टर नंबर 1 पर बात कर चुके थे। ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और जिसका नाम है नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। ये पार्ट हमारा एक बड़ा क्वेश्चन निकालेगा, जिस पार्ट की स्टार्टिंग हमने अपने पिछले ही पार्ट के टॉपिक से करनी है, पुष्प की संरचना। एक सामान्य पुष्प की संरचना पर हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं। एक सामान्य पुष्प में 4 हिस्से को हमने जिक्र किया था: बृहदल पुंज, दलपुंज, पुंमंग और जायांग। अगर हम जनन के पर्पज से देखें तो फूल के कौन कौन से हिस्से मेन हैं? पुष्प के 2 हिस्से मेन हैं, जिनको हमने अनिवार्य चक्र नाम दिया है पुष्प के, पुंमंग और जायांग। पुंमंग प्रेजेंट करता है नर जनन अंग को और जायांग प्रेजेंट करता है मादा जनन अंग को। तो पार्ट का पहला टॉपिक है पुंमंग। एक सामान्य पुंमंग की हमने बात की थी, जिस पुंमंग के एक सदस्य को हमने नाम दिया था पुंकेसर। और एक सामान्य पुंकेसर का डायग्राम कुछ ये तरीके से बनता है, जिसमें ऊपर वाली संरचना को बोलते हैं परागकोश, और परागकोश में सामान्यतः कितनी पालियां होती है? 2। जिसको अगर आपको याद हो तो हमने 11वीं क्लास में जब पुष्प आरेख बनाए थे तो ऐसे दिखाया था द्विपाली को। यहां अपवाद आपके दिमाग में आगे हो गया, केवल एक कुल ऐसा है जिसके अंदर परागकोश 2 पालियों की जगह 1 पालित होता है। याद करो, 1 पालित और वृत्ताकार परागकोश जो हमने ऐसे बनाया था, ये गुड़हल की खासियत है और ये मालवेसी कुल की खासियत है। ये फैमिली जिस पर हम बात किए थे, नाम है जिसका मालवेसी, जिसमें गुड़हल आता है, उसी के अंदर कपास आता है। दूसरी चीज, परागकोश के अलावा दूसरी संरचना जो होती है वो है पूतंतु, और ये संरचना है यूजी। तो छोटा क्वेश्चन निकल सकता है, पुंमंग की जो एकल इकाई है या एक सदस्य, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुंकेसर। और एक पुंकेसर की व्यवस्था जो है उसमें परागकोश है, पुतंतु है, यूजी है। पार्ट का पहला बड़ा टॉपिक बन सकता है सामान्य परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना के लिए एक डायग्राम हमने ये वाला बनाया था, जिस डायग्राम का पूरा रूप मैं आपको बताऊं, रफली ये था पूरा रूप, जिसका चित्र आपको नोट्स में उपलब्ध है। इसी चित्र का मैंने एक बड़ा रूप बनाया एक साइड, और इसकी अगर भित्ति को काटे तो ये संरचना दिखेगी। सामान्य परागकोश की भित्ति के अंदर 4 परतें होती हैं। सबसे पहली परत बृहत्त्वचा, सबसे बाहर की, ये एकल परतीय संरचना है, यानी कि एक कोशिकाओं की बनी परत है, सबसे बाहर है। इसका मतलब ये सुरक्षा देने का काम करती है, आकृति बनाने का काम करती है। दूसरी परत है एंडोथीसियम परत। ये छोटा क्वेश्चन निकाल सकती है। इस परत में एक विशेष पदार्थ का जमाव होता है, जिसका नाम होता है अल्फा सेलुलोज। और ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ नमी को अवशोषित करने वाला है। जैसे ये पदार्थ नमी को अवशोषित करता है तो ये फूल जाता है और फूल का फट जाता है, जिस वजह से अंदर बने हुए परागकण बाहर बिखर जाते हैं। तो परागकोश की दीवार को फटने के लिए जिम्मेदार कौन सा पदार्थ है? अल्फा सेलुलोज, जो इस परत में पाया जाता है। तीसरी परत है मध्य परत, जिसको हमने यहां से दिखा है, और इस चित्र में ये मध्य परत ये है। मध्य परत एक से ज्यादा परतें होती हैं, जिनका कोई विशेष काम नहीं होता है। लास्ट परत सबसे मेन है टैपेटम, जो छोटा क्वेश्चन निकाल सकती है। सबसे भीतर वाली परत है, जिसका केंद्रक बड़ा होता है, कोशिका द्रव्य भी ज्यादा होता है, और इसका काम होता है विकासशील पराग कणों को क्या प्रदान करना? पोषण। तो यहाँ एक तार्किक सवाल बन सकता है, यदि किसी परागकोश की टैपेटम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? देखो, अगर टैपेटम खत्म हो गई तो पराग कणों को क्या नहीं मिलेगा? पोषण। और जब पराग कणों को पोषण नहीं मिलेगा तो ऐसा पौधा प्रजनन कार्य नहीं कर सकता है। इन 4 परतों के अंदर की तरफ, जैसे ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, तीसरी परत हो गई, चौथी परत, इनके अंदर की तरफ कुछ ऊतक होते हैं, इनको बोलते हैं बीजाणु जन ऊतक। ये बीजाणु बनाने में या परागकण बनाने में भाग लेते हैं। तो हमारा एक बड़ा सवाल बन सकता है, परागकोश की भित्ति की संरचना को चित्र से ही समझाइए। तो ये चित्र आपको बनाने हैं और इन 4 परतों का जिक्र करना है, जिससे अंदर की तरफ आपको जिक्र करना है इन ऊतकों का। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इस पार्ट में लघु बीजाणु जनन। जनन शब्द हम पहले भी यूज कर चुके हैं, जैसे शुक्र जनन, अंजनन। हमने बात की थी शुक्राणु निर्माण की घटना शुक्र जनन, अंडाणु निर्माण की घटना अंडजनन। सेम ऐसे ही लघु बीजाणु जनन
यानी लघु बीजाणुओं के विकास की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? परागकोश में। अभी परागकोश की संरचना का हमने चित्र समझा, अंदर ही अंदर जो ऊतक भरे हुए हैं बीजाणु जन ऊतक, उनसे लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को हमें चार्ट के माध्यम से किया था सॉल्व, और इस चार्ट को क्लियर कर लो, इसमें सारे टॉपिक। जैसे पहला स्टेप, बीजाणु जन ऊतक जो द्विगुणित है यानी 2n है, उनमें से कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं और इन कोशिका को बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अंग्रेजी में इसे MMC कहते हैं। MMC की फुल फॉर्म है M यानी कि माइक्रोस्पोर, M यानी मदर, C यानी सेल। लघु बीजाणु को अंग्रेजी में माइक्रो, ठीक है, अंग्रेजी उच्चारण किया जाता है माइक्रो स्पोर। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, तो माइक्रोस्पोर। दूसरे M का मतलब है मदर, मदर यानी माँ, और C का मतलब है सेल। ये इसकी फुल फॉर्म है, तो शॉर्ट में इसको MMC भी बोल देते हैं। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब एक कोशिका में आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिका बनती है? 4। लेकिन शुरू में ये चारों के चारों आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं चतुष्क व्यवस्था। फिर इस चतुष्क व्यवस्था में एक एंजाइम क्रिया करता है कैलोज, जो इन चारों को एक दूसरे से अलग अलग कर देता है। तो चारों लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र, और लघु बीजाणु होते हैं N, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने। तो क्या क्या चरण बने? सबसे पहले बीजाणु जन ऊतक की कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती हैं। दूसरा चरण, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे बनते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। और ये जो चतुष्क है, इन पर एंजाइम की क्रिया होने से सारे एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। एक छोटा टॉपिक हमने सॉल्व किया है, लघु बीजाणु चतुष्कों की व्यवस्था। मुख्यतः 2 व्यवस्था आपको दिमाग में रखनी है। चतुष्क फलकीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें चतुष्क फलक पाया जाता है, जिसमें 3 आगे दिखाई देंगे, एक पीछे की तरफ होगा, और ज्यादातर द्विबीजपत्रियों में यही होता है। दूसरी व्यवस्था है समद्विपार्श्विक व्यवस्था, जिसमें चारों एक ही तरफ दिखाई देते हैं। ये 4 है, चारों एक ही साइड दिख रहे हैं। क्रॉस रूपी 2 आगे दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, एक इसके पीछे की तरफ। टी आकार के 2 लंबवत, 2 अनुप्रस्थ, और रेखाकार में सारे एक लाइन के रूप में। मेन तो आप ये 2 अपने छोटे क्वेश्चंस के रूप में तैयार करो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। एक सामान्य लघु बीजाणु की संरचना अगर देखें तो ये डायग्राम आपको बनाना है। जिस चित्र में 2 तो परत दिखाई है हमने, बाहरी चोल, चोल का मतलब है आवरण, या आंतरिक चोल। बाहरी चोल जिसको एक्साइन नाम दिया है, इस बाहरी परत के अंदर एक विशेष प्रतिरोधक पदार्थ का जमाव होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और ये क्वेश्चन अपने बोर्ड पेपर में 2 बार आया हुआ है। स्पोरोपोलेनिन का जमाव इस परत में पाया जाता है, जिस वजह से ये परत बहुत मजबूत और लंबे समय तक स्थायी रहती है। तो अगर कोई आपसे पूछे परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं किसकी वजह से? इस पदार्थ की वजह से। और ये पदार्थ किस में पाया जाता है? इसके अंदर। दूसरी जो परत है जो अंदर की तरफ होती है वो थोड़ी मुलायम परत होती है, जिसमें ये परत पैक्टीन और सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन एक बार अर्धवार्षिक में आया हुआ है। इन पदार्थों के जमाव की वजह से थोड़ी सी मुलायम होती है। दूसरा, ये पादप कोशिकाएं तो रिक्तिकाएं पाई जाएंगी, केंद्रक साइड में पाया जाएगा, और बीच में छेद बनाए, ये 3 छिद्र बनाए, इनको बोलते हैं जनन छिद्र। और इन्हीं जनन छिद्रों से पराग नली निकलती है। तो एक सामान्य परागकण की संरचना के अंदर आपको जिक्र करना है 2 आवरण उपस्थित, बाहरी चोल जिसमें स्पोरोपोलेनिन का जमाव जिस वजह से मजबूत होती है, आंतरिक चोल जिसमें पैक्टिन और सेलुलोज का जमाव जो कमजोर या मुलायम होती है, इसके अलावा जनन छिद्र उपस्थित। ये व्यवस्था जो है परागकण या लघु बीजाणु की व्यवस्था है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर युग्मकोद्भिद का विकास, और ये एक बड़ा क्वेश्चन बनाएगा अपना टॉपिक। नर युग्मकोद्भिद का विकास किससे होता है? लघु बीजाणु या परागकण से, जिसका चित्र मैंने सबसे पहले बनाया है। एक सामान्य परागकण का चित्र अभी हमने बात की थी। 2 आवरण है, बाहरी चोल, आंतरिक चोल, केंद्रक होता है जो N है यानी अगुणित, आधे गुणसूत्र होते हैं। ये छिद्र होते हैं जिनको जनन छिद्र बोलते हैं। सबसे पहले इसकी विकास की प्रक्रिया को हमने 2 चरणों में बांटा है। परागण से पहले, परागण के बाद परिवर्तन।
परागण से पहले जो जो परिवर्तन होते हैं चित्र के माध्यम से समझिए। सबसे पहले केंद्रक एक दिशा की तरफ खिसकता है। मैंने चित्र में वो दिशा दिखाई है नीचे की तरफ, यानी केंद्रक नीचे की तरफ गति कर रहा है। जिस दिशा की तरफ केंद्रक खिसकता है उसकी उल्टी दिशा की तरफ कोशिका द्रव्य खिसकता है। तो हमने कोशिका द्रव्य गति कहाँ दिखाई है, ऊपर की तरफ। चित्रों के माध्यम से देखिए, इसका कोशिका द्रव्य ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका केंद्रक नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद इस कोशिका में विभाजन होता है, वो भी असमान, जिससे दो कोशिकाएं बनती है, एक बड़े आकार की और एक छोटे आकार की। बड़े साइज की कोशिका का नाम है कायिक कोशिका और छोटे साइज की कोशिका का नाम है जनन कोशिका। दोनों के केंद्रक n यानी कि अगुणित हैं। तो देखो n से n बन रहा है, विभाजन कौन सा हो रहा है, समसूत्री। इस समय इस कोशिका में कितनी, दो कोशिकाएं मौजूद है। कितने केंद्रक मौजूद है, दो, और दोनों के दोनों कैसे हैं, n। उसके बाद परिवर्तन होता है परागण के बाद। जैसे ही ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन में क्या होते हैं, एक तो इसमें से जनन छिद्र जो है, इनसे पराग नली निकलती है, जिसको हमने इस तरीके से दिखाया। और इस जनन कोशिका का केंद्रक विभाजन कर लेता है। विभाजन करके कितने नलिमक बनाता है, दो, और दोनों नलिमक होते हैं n। और साथ में एक केंद्रक और है जो है नाल केंद्रक, जो इसका माना जाता है कायिक कोशिका का, जो शीघ्र ही खत्म भी हो जाता है क्योंकि इसका जनन में कोई योगदान नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। फिर समझ लीजिए, सबसे पहले चरण 2 बनाने हैं। परागण से पहले परिवर्तन, परागण के बाद परिवर्तन। पहले लिखना है परागण से पूर्व परिवर्तन। जैसे सबसे पहले केंद्रक एक दिशा की तरफ खिसकता है, उसकी विपरीत दिशा की तरफ कोशिका द्रव्य खिसकता है। फिर एक असमान विभाजन होता है, जिससे एक बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका और छोटे आकार की कोशिका जनन कोशिका बनती। कायिक कोशिका प्रजनन में भाग नहीं लेती है और छोटे आकार की जो जनन कोशिका बनती है वो प्रजनन में भाग लेती है। ये पूरा परिवर्तन होता है परागण से पहले। फिर जैसे ही परागण होता है उसके बाद क्या परिवर्तन होता है, जनन छिद्रों से पराग नली निकलती है। जनन कोशिका का केंद्रक विभाजन करके 2 नरयुग्मक बना लेता है। इस प्रकार पराग कण से नर युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है।